हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन, यानी कि हम आज ईवीएस से संबंधित एनवायरनमेंट स्टडीज़ से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। और टॉपिक जो है हमारा वो है बहुत इंपॉर्टेंट, पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख सम्मेलन है उनके बारे में। अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर पर्यावरण आपके लिए आपके सिलेबस में दिया है तो सम्मेलन उसके ज़रूर आते हैं, उसके 1-2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस समय यूपीपीसीएस की परीक्षा लगी हुई है, वो जो है 1 हफ्ता का समय भी नहीं बचा है इसके लिए। तो पर्यावरण उसमें है दिया हुआ, इससे संबंधित इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ साथ कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में जो है पर्यावरण से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आजकल हम पर्यावरण के प्रति बहुत सजग हैं। तो यहाँ पे देरी ना करते हम देखते हैं पहले कौन से सम्मेलन की हम बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सम्मेलन के बाद जो है पूरी दुनिया पर्यावरण के प्रति सजग हुई थी, हमारा भारत भी। इसमें फिर हमारा मंत्रालय भी इसी के अंतर्गत बनाया गया था पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पर्यावरण वाली जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाली जो प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसका जो आयोजन है वो स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया था 5 जून 1972 को। 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं आपको पता ही है, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो इसी की वजह से मनाते हैं। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में ये कहा गया था कि हर 5 जून को, यानी कि हर वर्ष हम लोग क्या मनाएंगे, पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और इसकी एक और दिन है, वो है यूएनईपी भी स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ही बना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टॉकहोम सम्मेलन। और यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केनिया में है, याद रखिएगा। और भारत ने 13 जनवरी 2006 में स्टॉकहोम पर जो उन्होंने समझौता किया था उस पर उसकी पुष्टि की, अपने देश को बताया। फिर स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हेलसिंकी सम्मेलन, जो कि आपको मैं पहले ही बता दूं भले ही ये असफल हो गया था, ये लिखा है, क्योंकि इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। किससे कंसर्न था, समुद्री पर्यावरण की रक्षा से संबंधित था। यानी कि जो समुद्री जल है और वहाँ पे जब ये यातायात चलता है, जलीय वाहन चलते हैं या लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे पोल्यूशन ना हो, उसके पर्यावरण की रक्षा हो, इसलिए ये बनाया गया था। हेलसिंकी कहाँ पे है, फिनलैंड में है। और इस हेलसिंकी सम्मेलन का आयोजन का जो वर्ष है वो 1974 है, 1974। तो ये इसलिए असफल हुआ क्योंकि स्पष्ट रूप से इसे परिभाषित नहीं कर पाए कि ये सम्मेलन जो है, जिसका हमारा ये विषय है, ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो हेलसिंकी असफल रहा। इसके बाद आ जाते हैं लंदन सम्मेलन। लंदन कहाँ पे आपको पता ही है, ब्रिटेन में है। इसका सम्मेलन 1975 में हुआ था। ये समुद्री कचरे के निस्तारण से संबंधित था। ये भी समझ लीजिए समुद्री पर्यावरण से संबंधित ही हुआ, नहीं हुआ। यानी कि ये कहा गया कि जो समुद्री कचरा बाहर से आता है उसको बाहर ही रोका जाए, अपने एरिया में या समुद्र में आने ना दिया जाए, या जो समुद्र तट पर कचरा है उसको वहीं से निपटारा कर लिया जाए, ऐसा नहीं उसे समुद्र में बहा दिया जाए। इस तरह से ये कहा, इस तरह से इस सम्मेलन को किया गया। ये लंदन सम्मेलन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1975 में हुआ था। अब आ जाते हैं वियना सम्मेलन पे। वियना सम्मेलन का आयोजन वियना में हुआ था। आप बताइएगा वियना कहाँ पे है। इसकी जो है सहमति 1985 में बनी थी और 88 में ये लागू हो गया था। वियना जो था वो ओजोन परत के संरक्षण के लिए था, बहुत इम्पोर्टेंट है ओजोन परत हम लोगों के लिए। तो ओजोन परत और मानव स्वास्थ्य से में परिवर्तन करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, उपाय के लिए इसको किया गया था वियना सम्मेलन को, कि हमारी ओजोन पर जो परत है वो सुरक्षित रहे, उसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी खराब असर ना पड़े पर्यावरण के प्रदूषित होने पर। यानी कि पर्यावरण को हम प्रदूषित ही नहीं करेंगे, पर्यावरण को जो है अच्छा बनाए रखने के लिए हम अपनी गतिविधियों पर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ये वियना सम्मेलन में था। फिर आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसका आयोजन मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है तो मैं आपको बता दूं, ये है कनाडा में। ठीक है दोस्तों, कनाडा में है। 16 सितंबर 1987 को इसमें बहुत सारे देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।
ठीक है, इस देश नहीं पूछता कितने देशों ने किए, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। 1987 की बात है दोस्तों। 16 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं ये बताइए दोस्तों। तो 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन दिवस। ठीक है, तो या इसका विषय भी यही होगा फिर। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी पदार्थ हैं उनका उत्पादन और उपभोग पर नियंत्रण, उनका उत्पादन कम किया जाए या उनके उत्पादन का तरीका बदला जाए और उनका उपभोग भी हम लोग कम करें। जैसे फ्रिज से जो गैस निकलती है CFC वगैरह है ना, तो हम AC वगैरह हैं, इन सब का हम कम से कम इस्तेमाल करें, है ना। जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि हमारे घर में एक AC की ज़रूरत है लेकिन हम शो ऑफ करने के लिए पूरे घर में 4-5 AC लगा दिए हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए पूरा लिखा है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने की भी बात इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुई। और विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल है। अब आ जाते हैं टोरंटो सम्मेलन। टोरंटो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 14वें G7 शिखर सम्मेलन जब हुआ टोरंटो ओंटारियो कनाडा में, मॉन्ट्रियल भी कनाडा में है, इसमें हुआ था 19 से 21 जून 1988। ठीक है, 1988। और ये हमारा होता है 1987 में मॉन्ट्रियल, उसके एक साल बाद टोरंटो सम्मेलन हुआ, ऐसे याद करिएगा। यानी कि 87 में हुआ हमारा मॉन्ट्रियल, 88 में हुआ हमारा टोरंटो। इसमें क्या था, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस उन्होंने जो बनाई थी पूरी लिस्ट, उसमें क्या जोड़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ लिया था कि CO2 भी एक ग्रीन हाउस गैस है और ये क्या करती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके टेम्परेचर को क्या करती है, बढ़ा देती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसलिए CO2 को इसमें जोड़ा था और उससे होने वाले हार्म, जितने भी हमें नुकसान है उसके बारे में बात हुई थी। सभी राष्ट्र एक समान इसमें भागीदार नहीं रहे टोरंटो वाले में, इसलिए ये भी असफल रहा हेलसिंकी की तरह। ठीक है, तो याद रखिएगा हेलसिंकी जो सम्मेलन है वो कब हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था 1974 में। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, 74 में हुआ, ये भी असफल रहा। और जब ये 88 में हुआ तो ये भी असफल रहा। ठीक है, फिर आ जाते हैं रियो सम्मेलन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। इसका आयोजन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ, ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ है? साउथ अमेरिका का देश है ब्राज़ील। तो इसमें हुआ कब? 3 से 14 जून 1992, याद रखिएगा 1992। ठीक है, 182 देश इसमें शामिल हुए थे। और उसका अगर आप मॉन्ट्रियल का याद करना चाहें तो उसमें 193 प्लस देश शामिल हुए थे, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें 182 देश शामिल हुए थे। इसका क्या विषय था? 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का दस्तावेज तैयार किया गया कि पर्यावरण के कोई बचाने के लिए महत्वपूर्ण नियम बनाए गए, 1 2 3 ऐसे करके, और उन नियमों को सारे देश में लागू किया गया, जो देश इनसे जुड़े हुए थे, और उसको सबको पालन करना था। इसी को एजेंडा 21 कहा। 21वीं सदी एजेंडा 21। ठीक है, इससे याद रखना, 21वीं सदी एजेंडा 21, इसीलिए इसे एजेंडा 21 कहा। ठीक है, और फिर जब ये रियो सम्मेलन हुआ तो हमने क्या किया, जब रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं तो 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाने लगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना किस किस सम्मेलन से हमें कौन कौन से दिवस जो हैं वो मनाने की शुरुआत हुई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजेंडा 21 आखिर है क्या। एजेंडा 21 जो है वो पर्यावरण एवं विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज बनाया गया है ये। ठीक है, डॉक्यूमेंट है एजेंडा 21 हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट है जिसमें नियम लिखे हुए हैं और समस्त जो राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी नहीं है, बस ये है कि भाई आपके लिए बना दिया है, आप अपने ऊपर अप्लाई करिए, ज़्यादा अच्छा। जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य है ना, बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य को निर्वाह करना चाहिए, वो है। एजेंडा 21 के तहत 1993 में सतत विकास आयोग का भी गठन हुआ था, याद रख लेना। ठीक है, एजेंडा 21 के तहत 1993 में किसका गठन हुआ? सतत विकास आयोग। और ये 92 में हुआ था हमारा पृथ्वी सम्मेलन। 93 में सतत विकास आयोग जो है उसका गठन हो गया 1 साल बाद। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हैं कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। फिर है न्यूयॉर्क सम्मेलन आ जाते हैं हम। इसका आयोजन न्यूयॉर्क वाशिंगटन में 1997 में हुआ था। विषय क्या था? एजेंडा 21 जो भी हमने अपने नियम बनाए हैं 21 के तहत उनको प्रभावी तो बनाओ भाई, केवल नियम बना के थोड़ी रख देना है। तो 1993 ये 92 में हुआ था हमारा मॉन्ट्रियल वाला, है ना, मॉन्ट्रियल कनाडा वाला, उसी की बात तो हो रही है यहाँ पे, नहीं रियो पृथ्वी वाला, कंफ्यूज हो गई मैं यहाँ पे। 1992 में हुआ था हमारा रियो पृथ्वी सम्मेलन, उसमें ही एजेंडा 21 आया।
जब उसमें एजेंडा 21 आया तो उसको कहा कि भाई 93 में सतत विकास आयोग भी बना। तो ये कहा जब 92 में ये हमारे एजेंडा 21 के जो बहुत सारे नियम आ गए इनको भाई लागू तो करो, प्रभावी करो। तो इसके लिए न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन किया गया था, ठीक है, 1997 में। 92 में ये नियम आए तो क्या हुआ, 97 में इसको लागू करने की बात हुई। तो ये हुआ कि एजेंडा 21 के जो भी नियम हैं इनको प्रभावी रूप से लागू किया जाए। नैरोबी घोषणा पत्र क्या है, इसका आयोजन केनिया नैरोबी में हुआ। 1997 की बात है ये, ठीक है, जब हमारा कौन सा न्यूयॉर्क जो सम्मेलन हुआ था एजेंडा 21 को प्रभावी बनाने के लिए। इसमें क्या है, इस देखो नैरोबी भी वही है कि अभी तक जितनी भी संधियाँ हुई हैं सब देशों के बीच में पर्यावरण से संबंधित, उनको भाई प्रभावी बनाइए, केवल कागज़ पे मत रखिए। तो नैरोबी घोषणा पत्र ये है, नैरोबी और न्यूयॉर्क एन से हैं, दोनों ही प्रभावी बनाने के लिए हैं। फिर क्योटो प्रोटोकॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योटो, रियो जिसे पृथ्वी कहते हैं, मॉन्ट्रियल, तीनों इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल ये कहाँ पे, क्योटो है जापान में। कहाँ पे है दोस्तों, जापान में, याद रखिएगा। 1997 में हुआ 11 दिसंबर, इसको याद कर लीजिएगा, 11 दिसंबर 1997 में हुआ। लेकिन ये 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ, बहुत टाइम बाद। एक ही अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ऊपर था देखो, ऊपर कौन सा था, नैरोबी वाला था। संधियाँ जो भी हुई उनको लागू किया जाए, तो ये संधियाँ है। संधि है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो, तो उसमें कौन से जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही है, क्या कारण है, उसको रोकना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हमारा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती की जाए और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम किया जाए, ये इसके कारण थे। प्रतिबद्धता अवधि क्या थी कि 2008 से 12 तक के बीच इसको प्रतिबद्ध किया गया। फिर उसके बाद 2012 में ख़त्म हो गया, फिर 2013 से 20 तक ये लागू किया गया, फिर आगे लागू कर दिया गया है, ठीक है। फिर आ गया सिएटल, इम्पोर्टेंट है ये। सिएटल सम्मेलन क्या है, सिएटल सम्मेलन का आयोजन जो है वो वाशिंगटन के शहर है ये सिएटल, 1999 में हुआ। विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना, यानी कि अगर हम पूरे विश्व के साथ व्यापार कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम पर्यावरण को दरकिनार कर दें। आयात निर्यात के अंतर्गत भी हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है कि हमारे जो वातावरण है वो पॉल्यूटेड ना हो, उससे कैसे सुरक्षित रखा जाए और हमारा विश्व का व्यापार भी चलता रहे। ये सिएटल सम्मेलन में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं 13 है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, 2002 में ये सम्मेलन हुआ था। विषय था सतत विकास, यानी कि सबका विकास हो, इसे रियो प्लस 10 भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, रियो प्लस 10 भी कहते हैं। इसमें क्या है कि सबका विकास हो, लगातार विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो, ये जोहान्सबर्ग वाला रियो 10। वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष भी खोला गया, जिससे जो गरीब देश हैं उनके लिए और दूसरे देश जो हैं वो पैसा दें और इस कोष में जमा करें और फिर उन देशों की सहायता हो, यानी कि सबका विकास हो, पूरे विश्व का विकास हो। जोहान्सबर्ग सम्मेलन रियो 10 में ये कहा गया। फिर आ गया रियो प्लस 20 क्या आया, वो जो पहले हमने पढ़ा वो एजेंडा दोस्तों याद रखना 21 था। ये रियो 20 इम्पोर्टेंट है, आता है इसका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 2012 में इसका आयोजन हुआ, ठीक है, 2012 में अभी हुआ इसका आयोजन। और जबकि रियो 10 का 2002 में 10 साल बाद रियो 20 का हुआ। तो आप समझ लीजिए रियो 10 से 20 में भी 10 का अंतर है। तो आप ये समझ लीजिए, ये आप कहेंगे 2002 में हुआ तो इसको कहेंगे 2012 में हुआ। तो ये आपके लिए याद करना सरल हो जाएगा, ठीक है, 10 साल का अंतर है। इसमें भी सतत विकास पे बल दिया है, ठीक है। इसकी ये जो थीम है यहाँ पे जिसकी संकल्पना ली गई, फ्यूचर वी वांट, हम कैसा फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा भी था, आया था कि ये कौन से उसमें कहा गया फ्यूचर वी वांट, तो ये है रियो 20 में कहा गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कानकुन सम्मेलन है, ये देखिए यहाँ पे कानकुन सम्मेलन है ये, इसे UNFCCC COP16 भी कहते हैं। इसका आयोजन मेक्सिको में किया गया, 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 को किया गया। उद्देश्य क्या था कि जलवायु परिवर्तन पर सर्वसम्मति से जो उत्सर्जन हो रहा है खराब पदार्थों का, उनकी मात्रा तय करनी है कि कितना, कौन सा देश कितना उत्सर्जन करेगा, उससे ज़्यादा उत्सर्जन नहीं करेगा। और ये भी देखा गया कि वातावरण के तापमान में वृद्धि जो है 2% कम को बनाए रखना है, हमें तापमान के जो है 2% कम करना है हर हाल में पूर्व की तुलना में। तो ये कानकुन में ये हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 15 सम्मेलन बताए दोस्तों, 15 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हैं मॉन्ट्रियल, रियो और ये इसके साथ साथ एजेंडा 21
और क्योटो प्रोटोकॉल, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा जो और भी हैं वो भी मैंने इसीलिए आपको बता दिए, जिससे कि अगर इनके अलावा क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे कि हमने तो वही याद करे थे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ एक और न्यूज़ देनी, अगर आपको इसकी PDF चाहिए दोस्तों, तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री PDF मिलेगी इसकी, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी, कोई भी इसका पैसा नहीं जाना है। आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये मैं अपनी वहाँ पे PDF सेंड कर दूँगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो आप मैसेज कीजिएगा और वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट करा लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, कोई मनी नहीं, कुछ नहीं, बस जो पढ़ा रही हूँ मैं बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। और भविष्य में भी ऐसा ही सोच रखा है कि शिक्षा फ्री में दी जाए, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।